तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये। द आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इन मूव्ड फ्रॉम एक्स बराबर 0। देखो ये जो है, ये वाली आर्म है, ये तो फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती, यू शेप की, ठीक है। इस पर एक रॉड रखी है, ये पी क्यू, ये मूव कर सकती है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है रॉड पी क्यू। तो ये कह रहा है कि आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगल कंडक्टर इन मूव्ड फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू द राइट साइड। 0 से एक्स बराबर 0 यहां पे, यहां से आप राइट साइड में ऐसे मूव करा सकते हैं। द यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, जगह नहीं इसलिए लिख दिया ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है मैंने बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर बी, कहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड है? एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर बी तक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैंने यहाँ पे एक्स बराबर बी लिख रहा है, और ये जो डॉट बनाए हैं मैंने केवल एक्स बराबर बी तक बनाए, इससे आगे भी नहीं बनाए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडेड है वो केवल इतने एरिया में है, इतने एरिया, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर बी तक ही है बस, केवल इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एंड 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन बी, ये किसकी बात कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है कि 0 से लेके बी तक मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर x ग्रेटर देन जैसी b से होगा, x की वैल्यू ज्यादा होगी b से, दैट मींस इधर तरफ चलेंगे तो x बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है। यहाँ पे x बराबर 0, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, यहाँ पे b हो गया x बराबर b, और यहाँ पे x बराबर 2b हो गया, दैट मींस x डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। चलिए, व्हेन आर्म PQ is pulled outward from x बराबर 0 to x बराबर 2b, तो हम आर्म PQ को x बराबर 0 से ऐसे पुल करते हैं, खींचते हैं, 2b तक ले जाते हैं पहले, एंड इज देन मूव्ड बैक टू x बराबर 0, पहले x बराबर 0 से ऐसे ले गए और फिर वापस लौटा के आए हैं x बराबर 0 पे ही, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड, पहले रॉड को PQ को x बराबर 0 से ऐसे मूव कराया है, फिर वापस भी लाए हैं x बराबर 0 पर ऐसे कांस्टेंट स्पीड से। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, आर्म मतलब PQ को मूव करने में कितना फोर्स चाहिए, पावर डिसिपेटेड एज हीट, एंड स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटी विद डिस्टेंस, और इन सभी क्वांटिटियों के लिए स्केच करिए डिस्टेंस के साथ ग्राफ, ग्राफ बनवा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ मेरे को, पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूं, वैसे मैं एक बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को लेक्चर नंबर 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स में, एक बार और पूछ लेता हूं, सबसे पावरफुल पॉइंट बता रहा हूं, फिर इजी हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। तो एक बार बताओ कि मैंने कहा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल यहां तक है ना, ये रॉड रखी है, केवल इसी जगह तक मैग्नेटिक फील्ड है, आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एक बार बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतने एरिया में है कि नहीं। अब मैं देखो इस रॉड को यहां पे ले आता हूं, यहां पे इस रॉड को अभी यहां से हटा दिया, ठीक है। इस रॉड को मैं मूव करा रहा हूं यहां से, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, ठीक है। अगर इस रॉड को मैं यहां पे है तो अभी कितनी क्लोज लूप कौन सा बनना है, तो क्लोज लूप ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाला क्लोज लूप हो गया, ये वाला ऐसे। रॉड को एक सिंगल वायर से बना देता हूं भाई, ठीक है, सिंगल वायर से, जैसे दिखाई दे साफ साफ ये, तो अब क्लोज लूप ये वाला है। तो इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये वाला, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, ठीक है ना। इस इतने एरिया से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है कि नहीं, तो लिंक कर रही है। अगर इस रॉड को, इस वाली रॉड को मैं यहां से मूव करा के यहां ले आऊं, तो बताओ अब लूप कौन सा हो गया। देखो पहले तो लूप ये वाला था जो डार्क वाला किया है, अब इसको जब मैं इस रॉड को यहां से यहां ले आऊंगा तो अब ये वाला लूप हो जाएगा बेटा पूरा। तो अब इतने एरिया से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, घट गई। देखो वो एरिया इंक्रीज हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, इस वाले एरिया में भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया इंक्रीज हुआ। कौन सा एरिया इंक्रीज हुआ,
वह एरिया इंक्रीज हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अगर इस रॉड को इधर मूव करा दिया, यहां से यहां ले आए, तो अब एरिया ये हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया घट गया। तो ये वह एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। अब इस रॉड को अगर मैं यहां तक ले आऊं चला के, यहां तक इस रॉड को मूव करा के मैं यहां से यहां ले आया, तो अब बटा इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं? तो है भाई, यहीं तक तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब एरिया कितना हो गया? इस वाले लूप का एरिया ये वाला पूरा, तो एरिया बढ़ गया ना। एरिया बढ़ा तो और लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ी, तो फ्लक्स और बढ़ गया। तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ करें तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, अगर इसको, इस रॉड को अगर मैं मूव करा के यहां ले आऊं, इसी रॉड को यहां से यहां ले आऊं, तो अब नया रेक्टेंगल लूप क्या हो गया? नया रेक्टेंगल लूप ये वाला हो गया, ये वाला। तो एरिया बढ़ा करें तो बढ़ा, एरिया बढ़ा, क्या फ्लक्स बढ़ा? तो इतने वाले एरिया में जब ये रॉड यहां से मूव करके यहां लाए हैं, तो क्या इस वाले एरिया में, यही तो एरिया इंक्रीज हुआ, ये वाला व्हाइट वाला, क्या इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं। तो बेटा एरिया बढ़ा, लेकिन कौन सा एरिया बढ़ा? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं कर रही, इसीलिए हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा। यहां से जैसे यहां तक रॉड लेके आई, इस जगह रॉड लेके आई 0 पे से, तो 0 पे से यहां लाए तो फ्लक्स इंक्रीज। फिर इसी रॉड को यहां से यहां लेके आए तो फ्लक्स इंक्रीज। फिर इस रॉड को तुम यहां लेके आए तो फ्लक्स और इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला और इंक्रीज। लेकिन जब इसके बाद यहां से यहां रॉड लेके आए तो फ्लक्स कांस्टेंट। जितना फ्लक्स इतने वाले एरिया में लिंक कर रहा था, उतना ही फ्लक्स इस वाले एरिया में लिंक कर रहा है। जितना फ्लक्स इस वाले एरिया में लिंक कर रहा था, उतना ही फ्लक्स इस वाले एरिया में लिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। ऐसा मत समझो कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो एरिया बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जानते ये कौन सा एरिया होना चाहिए जिससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाला एरिया इंक्रीज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला एरिया इंक्रीज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाला एरिया बढ़ेगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया? तो एरिया बढ़ने से उस एरिया से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए, तब फ्लक्स बढ़ता है। ये वाली बात समझ में आई? तो यहां के बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा। समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये मैंने पीछे ही पढ़ाया लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो ये तो फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू एरिया, है ना। अगर मान लो कि हमारा जो लूप है वो ये रॉड यहां पे नहीं है, इनिशियली ये रॉड यहां पे नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, बट ये रॉड यहां पे नहीं है, यहां पर है, यहां पर ये रॉड यहां पे है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये वाली x, और इसकी रॉड की लंबाई लेट कर लेते हैं l, इस रॉड की लंबाई। तो एरिया कितना होगा लूप का? केवल लूप का एरिया देखो आप, तो लूप तो केवल ये बना क्लोज लूप, ये वाला, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू एक्स। तो इस वाले केस में जो उसका लेंथ एरिया लिखेंगे हम, वो l इंटू एक्स लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हैं हम, इसका वैल्यू होती है बी इंटू ए। तो एरिया लिखे हैं तो लूप का एरिया लिखते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है, तो l इंटू एक्स, तो इससे l इंटू एक्स आया। तो एक बात बताओ, अगर हम क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी और b से छोटी, तब के लिए लिख रहे हैं
तो देखो अगर ये रॉड यहां पे होगी तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, एक्स बराबर 0 रख दो तो कोई एरिया ही नहीं बनना, तो उसे लिंक करेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये रॉड को हम ऐसे सरकाएंगे तो देखो एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और हम इसे कहां तक ले जा रहे हैं, रॉड को मूव कराते कराते एक्स की वैल्यू ले, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे एक्स बराबर बी है, ये ध्यान रखना। तो इस रॉड को हम यहां से कितना ले गए हैं, जब एक्स की वैल्यू लेस देन बी है ना, एक्स की वैल्यू किससे कम है, बी से कम है, बराबर नहीं करना है, बी से कम है, तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एंड फाई बराबर बी, अगर x की वैल्यू b से बराबर या बड़ी हो, अगर x की वैल्यू b के बराबर है तो x की अगर वैल्यू b के बराबर हो जाएगी, अगर x की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी तो देखो ये रॉड कहां पर पहुंच गई, जस्ट x बराबर b पर। तो अब इसका एरिया कितना होगा, पहले बराबर की बात कर रहे हैं, जब x बराबर b हो तो इसका एरिया कितना होगा। तो अब x की वैल्यू देखो यहां से यहां तक आ गया तो x बराबर b हो गया। तो L लेंथ, इसका एरिया लिखे लूप का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो L है और ब्रेथ x है, x की वैल्यू कितनी है b, तो b। जब x की वैल्यू b से बड़ी होगी, दैट मींस ये रॉड मूव करके यहां आएगी, तो बताओ अब x की वैल्यू b से बड़ी हो गई तो फ्लक्स इतना ही रहेगा या इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर रॉड यहां से मूव करके x बराबर b से मूव करके और आगे चलती है तो इससे जो लूप बनेगा, नया लूप बनेगा, इसे यहां से हटा दें तो नया लूप ये बन गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि एरिया इंक्रीज हो गया, तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन देखो बेटा, अभी अभी मैंने समझाया कि यहीं तक तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इस वाले एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं कर रही। नहीं समझ में आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कैसे हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जब x की वैल्यू b से बड़ी होगी तो वैल्यू उतनी रहेगी, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां तक ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। फिर इसके बाद अगर x बराबर b से और आगे सरकाएंगे इस रॉड को तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से लिंक कर रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से भी लिंक करेगा, तो x इतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। तो x बराबर, x की वैल्यू जब b से बड़ी हो जाएगी तब भी नहीं रहेगा, और 2b से छोटी या बराबर रहेगी। अगर ये रॉड कहां तक जाती है, x बराबर 2b तक जाती है, तो इस वाले एरिया में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, यहां से यहां तक जाएगी तो इस वाले एरिया में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं भाई। तो अगर x की वैल्यू 2b से कम या 2b के बराबर b होती है तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इतना ही रहेगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, तो ये वाला फ्लक्स तो वेरिएबल है, क्योंकि आप रॉड को यहां रखोगे तो लिंक करने वाला फ्लक्स 0, जब रॉड तुम यहां ले आओगे, इस रॉड को यहां से यहां ले आओगे तो इतना एरिया होगा, इतने एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी वो वाला देखेंगे। जब ये रॉड यहाँ पे मूव करके आ जाएगी तो अब एरिया बढ़ जाएगा भाई, इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। जब ये रॉड यहां से यहां आ जाएगी तो एरिया और बढ़ गया, तो अब इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, यहां पे आ जाएगी तो एरिया और बढ़ जाएगा, तो इतने वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी। आ रहा है, तो ये x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स वेरिएबल है। लेकिन जब x की वैल्यू जस्ट b के बराबर हो जाएगी, तो ये b के बराबर हो गई, x की वैल्यू b के बराबर, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। अब x की वैल्यू तुम और बढ़ाओगे, x की वैल्यू दैट मींस रॉड को और सरकाओगे, तो इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो इसे आगे सरकाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, दैट मींस कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तो कैसा है, वेरिएबल है विद डिस्टेंस, वेरिएबल विद x, बट ये वाला फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और ये लिमिट पे ध्यान दो, ये लिमिट ही लिख ली बस, एक खत्म हो गया क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिया, एक्सप्रेशन निकाल दिया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है देखो दूसरा,
दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस फैराडे लॉ, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें। फैराडे का लॉ क्या कहता है? माइनस के डी फाई ओवर डी टी, ऐसे। तो फाई की वैल्यू पुट कर दें। तो इसमें भी दो केस आएंगे भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ के। एक पहला केस ए, इसे आप ए कह लो एंड इसे आप बी कह लो। तो ई की वैल्यू निकाल लें माइनस के डी ओवर डी टी, फाई की वैल्यू ये रख रहे हैं बी एल एक्स, और ये किस कंडीशन में रख रहे हैं ये भी लिखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू जब 0 के बराबर या बड़ी और बी से छोटी है ना, ये वाली कंडीशन। तो ये तो एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक तो एक्स वेरिएबल है ना बेटा आपका। सॉरी फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट है, वेरिएबल। तो फाई वेरिएबल, और अगर फाई वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये तो वेरिएबल है, कैसा है? वेरिएबल है डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये वेरिएबल है, इसीलिए इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 0 नहीं आएगा। तो कितना आएगा सर? तो फाई सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर आएगा, बी एल तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का बी एल और डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा? डी एक्स ओवर डी टी। तो ये कितनी स्पीड से चला रहे थे इस रॉड को? कांस्टेंट स्पीड v से चला रहे थे। तो v डी एक्स ओवर डी टी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये स्पीड हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस का बी वी एल, ये स्पीड हो गया, इसकी जगह वेलोसिटी लिख दिया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव में आ गया। समझ में आया? ये सेकंड हो गया। थर्ड, इसी का बी केस, सॉरी इसी का 20 केस देखें। बी केस का मतलब है अगर हम E बराबर माइनस के डी फाई ओवर डी टी की बात कर रहे हैं, ऐसे डी फाई ओवर डी टी, और किस केस में देख रहे हैं भाई? किस केस में देख रहे हैं? जब x की वैल्यू b के से बड़ी या बराबर, इस वाले केस में x की वैल्यू b से बड़ी या बराबर और 2b से छोटी या बराबर। तो इस वाले केस में फाई की वैल्यू कितनी है? इतनी। और जो कैश कांस्टेंट वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। तो E बराबर माइनस के डी ओवर डी टी, फ्लक्स कांस्टेंट है बी एल बी, ये कैसा टर्म है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यहां के बाद अगर इस रॉड को सरकाओगे तो लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो इस वाले केस में यहां से यहां तक इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा रहेगा? 0 रहेगा। यहां से यहां तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है तभी तो नेगेटिव आ रहा है, बट फ्लक्स बढ़ता है ना, फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स इंक्रीज, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्रॉप होगा। फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव, और फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? ये समझ में आया आपको? ये क्लियर है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला निकले आया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का निकले आया, सॉरी तीसरा पूछ रहा है फोर्स की। जानते हो जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हो जाएगी, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर ये इधर मूव कर रहा हो तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये लेंज लॉ से, अब पीछे वाले क्वेश्चन में समझाई थी, अब डायरेक्शन नहीं निकाल रहा, ठीक है? तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। और जब इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा तो इस वायर पर, ये वायर करंट फ्लो कर रहा है और ये वायर किस में प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो और करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हो जाती है। सॉरी, करंट फ्लो कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। याद है आपको? तो क्वेश्चन उठा देता हूं बेटा, क्वेश्चन है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है ना, तो मैं क्वेश्चन उठा देता हूं। तो तीसरा सी वाला पार्ट कर रहे हैं इसमें। पहले हम इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं हम, यहां लिख देता हूं I बराबर ईएमएफ ओवर R। इसका रेजिस्टेंस सर्किट का R मान लिया हमने। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है भाई? तो ए रहा, तो माइनस का VBL ओवर R। लेकिन ये कब है? जब x की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आ रहा है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी।
एंड इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया, एंड इसका बी पार्ट निकालें तो आई बराबर ईएमएफ ओवर आर। जब एक्स की वैल्यू बी से बड़ी या बराबर और 2b से छोटी या बराबर, तब ई की वैल्यू कितनी थी, 0, तो करंट भी कितना आएगा, ई 0, तो करंट 0 हो जाएगा भाई। अरे ई 0 था भाई इस वाले केस में, तो करंट भी 0। डी वाला पार्ट था, इसमें फोर्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू देखें, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, ये क्या होता है, आई बी एल साइन 90 डिग्री। जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो एफ एम कितना लगा, आई की वैल्यू। अब यहां पर भी दो केस बनेंगे, ये वाला इस वाले केस में, तो यहां लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b वाले केस में कर रहे हैं, तो i की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये भी, तो माइनस का v b l ओवर r और b इंटू बी एल, तो देखो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये इस वाले केस में समझ में आया। और ये a वाला केस हो गया, और b वाले केस में जाएंगे ना, तो एफ एम कितना होगा, तो आई की वैल्यू कितनी है बी वाले केस में, दैट सेकंड वाले केस में आई 0 है, तो आई 0 रखेंगे तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 आया। अगर इसको हमें कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो इस पर लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी ऐसे है, वेलोसिटी ये है ना, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स लगेगा, वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, सॉरी करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, वेलोसिटी, अरे लॉरेंज एफ बराबर है आई बी एल साइन 90 की डायरेक्शन निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लग रहा है ऐसे, आ रहा है कि नहीं, तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, से घटा देगा, तो स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन हमें इसे चलाना कैसे है, कांस्टेंट स्पीड से, तो हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, जैसे इसकी स्पीड कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, और कितना लगाना पड़ेगा, इसके जस्ट बराबर ही लगाना पड़ेगा, एंड अपोजिट लगाना पड़ेगा, तो इतना ही एक्सटर्नल फोर्स आएगा भाई। आप इसी को एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो कि इतना एक्सटर्नल फोर्स और इसमें इतना एक्सटर्नल फोर्स, समझ आपको, तो एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्ट आ गया। फिफ्थ क्या था, पावर का, पांचवा जो वर्ड है आपका अगला है डीई, 1 2 3, फर्स्ट नंबर फ्लक्स, दूसरे नंबर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और तीसरे नंबर पर करंट, और फोर्थ नंबर पे आपने फोर्स निकाला, फोर्थ नंबर पे फोर्स, इसके दो केस निकाले। फिफ्थ केस में क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ केस में कह रहा है कि फिफ्थ वाले केस में क्या कह रहा है, जगह छोटा बोर्ड छोटा पड़ रहा है यार, पावर पूछ रहा है, डिसिपिएटेड पावर, लॉस्ट ऑफ पावर, तो डिसिपिएटेड पावर पूछ रहा है, तो आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। अब इसके भी दो रिजल्ट आएंगे कि एक आएगा, दो आएंगे, क्योंकि करंट दो है आपके दिख रहे हैं, एक ये रही और एक ये रही, तो डिसिपेटेड पावर में देखोगे, डिसिपेटेड पावर का फर्स्ट केस देखोगे तो आई का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई ए आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो ये कितना आ गया, इतना। लेकिन सेकेंड केस में पावर डिसिपेटेड कितना आएगा, वो 0 आएगा। दो केस समझ में आ रहे हैं कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। आई की वैल्यू ये 0 है, पॉजिटिव हो जाएगी, ये 0 है आई की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू रखो यहाँ पे यार, ठीक है, तो इतनी डिसिपेटेड पावर होगी। अब ग्राफ कहाँ बनाए, बिना मिटाले ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, वैसे ये समझ में आया आपको यहां तक, ठीक है। अब बनाते हैं हम ग्राफ, देखो इस बोर्ड पे तो आएगा नहीं, और ये सब चीजों को मिटा नहीं सकते ग्राफ बनाने के लिए, इसीलिए मैंने साइड से एक और बोर्ड लगा लिया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए। तो पहले हम ग्राफ बना रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और डिस्टेंस के बिटवीन। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन खींच ली, ऐसे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एक्स बढ़ रहा है, और इधर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब ये रॉड यहां पे होगी, देखो इस डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा साफ बना देता हूं, ये थोड़ा सा खराब हो गया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ऐसे थोड़ा सा पास करो,
ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यू शेप की रॉड है, फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, यहां तक, और ये जो पोजीशन है x बराबर b है, और ये वाली पोजीशन है ये x बराबर 2b है ना। अब इसमें रॉड को आप मूव करा रहे हो, ये डाल रखा है यहाँ पे पॉइंटर, अरे क्या डाल रखा था क्वेश्चन में, S R डाल रखा है, ये S और ये R, और रॉड पे डाल रखा था P और Q, रॉड P Q मूव करा रहे थे। तो जब रॉड इस वाली पोजीशन पे होती है, मतलब x बराबर 0 पर होती है, तो वो K पोजीशन है। जब रॉड x बराबर यहां पर पहुंच जाती है इस जगह पर, तो ये पोजीशन है L पोजीशन है, और जब रॉड यहां पहुंच जाती है तो ये पोजीशन है M, ठीक है। तो रॉड को क्या करना है क्वेश्चन में, रॉड को x बराबर 0 से x बराबर b ले जाना है, और फिर b से x बराबर 2b ले जाना है, फिर बैक लाना है x बराबर 2b से b पर, फिर x बराबर 0 पर। उसके लिए फ्लक्स बनाना है, ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो जरा शुरू करते हैं। तो देखो जब आपकी रॉड यहां होगी तो लिंक करने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो लिंक करने वाला फ्लक्स 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, तो ये हो गया x बराबर 0, दैट मीन्स ये हो गई K पोजीशन है ना। और जब ये रॉड यहां पर पहुंच जाएगी तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, L, x बराबर b हो जाएगा, L पोजीशन। तो देखो ये वाली मैंने मान ली L पोजीशन, और यहां पर x बराबर हो गया b। जब ये रॉड मूव करके यहां से यहां पहुंच जाएगी तो x बराबर 2b हो जाएगा, और पोजीशन हो जाएगी M। तो ये वाली मैंने x बराबर 2b मान लिया, और पोजीशन हो जाएगी M। ये तो गई अभी राइट हैंड साइड में, x बराबर 0 से ऐसे गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में लौट के आएगी तो M से पहले L पे आएगी, M से L, तो M से L पे आएगी, तो M से L पर आ गई भाई, M से L पोजीशन पर आ गई, x बराबर b पर आ गई वापस लौट के। फिर ये रॉड जब यहां से यहां आ गई, फिर लौट के किस पे आएगी, K पे, तो x बराबर 0 हो जाएगा देन। तो K वाली पोजीशन पे फिर लौट के आई वापस, तो ये वापस लौट के x बराबर 0 पे आ गए K पोजीशन पर। पहले ये समझ में आया हमने क्या किया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जब ये रॉड यहां पे, तो फ्लक्स कितना होगा, जब रॉड यहां पे होगी, यहां पे रॉड होगी तो x बराबर 0 पर, तो कोई एरिया नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, तो फ्लक्स 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे ये रॉड ऐसे मूव करेगी तो x बढ़ेगा, जब रॉड यहां आ जाएगी तो x इतना हो जाएगा, जब ये रॉड यहां आ जाएगी तो x इतना हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ये रॉड सरक रही है, तो इस वाली कंडीशन में x बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे जैसे रॉड सरकेगी तो इससे लिंक करने वाला एरिया बढ़ेगा, पहले इतना एरिया होगा, जब रॉड यहां से यहां आ जाएगी तो अब एरिया इतना हो जाएगा, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है कहां तक, B तक बढ़ेगा। यहां तक रॉड लाओगे तो यहां से रॉड को मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ेगा मैक्सिमम। कितना हो जाएगा भाई मैक्सिमम, BLB। तो 0 से लेके L पोजीशन तक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, ऐसा कितना बढ़ा हमने लिख दिया कि यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है, मैक्सिमम कितना हुआ, BLB, इतना फ्लक्स आया, देखो ये मैक्सिमम। फिर इसके बाद जब जैसे ही रॉड यहां पे आएगी L पोजीशन पर, इससे आगे बढ़ाएंगे तो इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, दैट मींस इतना रहेगा इस वाले रीजन में। तो फ्लक्स कांस्टेंट है L से 2B तक, ये यहां तक कांस्टेंट रहा, ऐसे देखो इस वाले केस में x b से बड़ा और 2b से छोटा या बराबर, तो यहां से यहां तक फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। M पे पहुंच गए, अब यहां से यहां पहुंच गए और लौट आके बैक करना है, तो M से L आएंगे तो फिर फ्लक्स घटेगा यहां से यहां तक, नहीं, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही नहीं है, तो घटेगा भी नहीं, बढ़ाने तो घटेगा भी नहीं, तो फिर कांस्टेंट रहेगा अगेन, M से L तक कांस्टेंट रहेगा, तो M से L तक अगेन कांस्टेंट रहा, ऐसे है ना। और फिर जैसे यहां पे आएंगे तब अब इसको, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं है, तो इस रॉड को जैसे सरकाएंगे इधर, तो अब एरिया घट रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, वो वाला एरिया घट रहा है।
एरिया तो यहाँ पे भी घट रहा था रेक्टेंगल लूप का, लेकिन इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रही थी ना। यहाँ के बाद जैसे सरकाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला घटेगा क्योंकि एरिया घटता चला जाएगा, और यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 0। तो अब घटना शुरू हो जाएगा, L से K तक घटेगा और घट के कितना हो जाएगा 0। ये देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टेंस ग्राफ हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आया ये वाली बात? अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डिस्टेंस के बिटवीन। तो अब ग्राफ, दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये समझ में आया ना आपको? ठीक है, दूसरा ग्राफ, सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिस्टेंस के बिटवीन। ये आपकी डिस्टेंस x, तो फिर वही बना लें, ये पोजीशन कौन सी, ये वाली पोजीशन तो k, ये वाली L और ये वाली फिर M, फिर कौन सी आएगी वापस L और फिर वापस कौन सी आ जाएगी K। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ऐसे, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये नेगेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो देखते हैं। तो देखो यहां पे अगर देखें यहां से यहां तक, तो फ्लक्स जैसे ये रॉड को सरकाओगे x बराबर 0 से x बराबर, तो फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है ना, तो माइनस का φ2 माइनस के φ1 ओवर t। तो देखो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स कम है, और जैसे जैसे रॉड को सरका रहे हैं तो इसे लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो φ2 ज्यादा है किससे, φ1 से। अगर φ2 ज्यादा हो φ1 से, ये फैराडे का सेकंड लॉ लिख लिया है, φ2 ज्यादा φ1 से, तो E कैसा आएगा, दैट मीन φ E कैसा आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव आएगा। तो यहां से यहां तक जब फ्लक्स बढ़ रहा था ना, ये इनिशियल फ्लक्स है भाई 0, फिर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। देखो पहले ग्राफ में फ्लक्स बढ़ रहा था ना, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा, और कितना होगा इस वाले रीजन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना। और ये कैसा है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, ये लेंथ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड चल रही थी ना आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। कौन से वाले रीजन में, k से l रीजन तक, तो k से l रीजन तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऐसे। और कितना है लिख दो, माइनस के BBL है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है BBL है ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। ठीक है भाई, ये माइनस का V B और L। ठीक है, और जैसे ही हम L से M की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स का घटना, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो देखो सेकंड वाले केस में ये रहा है ना, इस वाले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लिंक करने वाला फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, तो 0 हो जाएगा L से M वाले केस में। ये देखो यहाँ पर डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर वापस M से L आएंगे, यहां से यहां आए तो तब भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि M से L कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला सेकंड केस, ये वाला इसी रीजन में तो आ रहा है, इस वाले रीजन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, तो फिर 0 रहेगा भाई, ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। जब रॉड यहां पे आ जाएगी लौट के, फिर इसको आप ऐसे सरकाओगे इस रॉड को, तो लिंक करने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज, और फ्लक्स जब डिक्रीज हो ना, तो इनिशियल फ्लक्स ज्यादा है लिंक करने वाला, ये इनिशियल वाली पोजीशन हो गई, इतने एरिया से लिंक करने वाला फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स, फिर जब इसको इधर लाओगे तो फाइनल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो अब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कैसा है, सॉरी इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कैसा है, कम। इनिशियल वाला कौन सा हुआ, ये वाला भाई, रॉड यहाँ ये इनिशियल पोजीशन हो गई, रॉड को इधर सरकाओगे तो लिंक करने वाला फ्लक्स घटता चला जाएगा ना, और घटेगा तो इनिशियल ज्यादा फाइनल कैसा, कम, और ऐसा होगा तो देखो इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो ये ज्यादा होगा तो E की वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो E पॉजिटिव हो जाएगा। अरे φ1 ज्यादा, φ1 में से φ2 घटाओ तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? कौन से केस में, जब वापस लौट रहे होंगे L से K, तो L से K जब लौट रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा ये रहा, और कितना होगा समझ में आया, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली कितनी, प्लस के VBL,
इतनी होगी भाई, इतनी, लेकिन प्लस की होगी, लौट रहे होंगे। समझ में आया आपको? ये हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ बना दिया। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चलो अगला देखते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ पूछ रहा था फोर्स के बीच में। अगर करंट के बीच में बनाना हो तो करंट के बीच में भी ऐसे बना सकते हैं, बस जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहा था वहां पे आपको VBL बटा R लिखना पड़ेगा, लेकिन पूछा नहीं है। फोर्स के बिटवीन पूछा है, लेकिन फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ बनवा रहा है। तो देखो फिर बना देते हैं हम ऐसे, ये x आपका और ये फोर्स आपका, मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिख दो, मैग्नेटिक फोर्स कह दो। ये K पोजीशन हो गई, ये वाली L पोजीशन, फिर क्या आएगी M पोजीशन, फिर क्या आएगी वापस M से लौट के L पे आएगा और फिर वापस लौट के किस पे आ जाएगा K पे। ठीक है, अगला ध्यान दो, एक्सटर्नल फोर्स जब आपका, कहां एक्सटर्नल फोर्स है, जब ये वाली कंडीशन है, मतलब यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए Fm नेगेटिव है और कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, L कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, नेगेटिव है, लेकिन तो नेगेटिव दिखा देंगे भाई, ये रहा यहां पे कितनी वैल्यू है इसकी, V नेगेटिव में V का स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है और नीचे रेजिस्टेंस है, इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, नेगेटिव है ना। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े, फिर यहां से यहां देखें तो ये कौन सा केस हो गया आपका, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है इस वाले केस में, V वाला केस, क्योंकि करंट 0 है भाई। IBL sin थीटा होता है ना सेकंड केस में, x की वैल्यू B से बड़ी या 2B से छोटी, तो करंट ही 0 है। देखो इस वाले केस में करंट 0, तो यहां रखेंगे तो FM 0, तो FM 0 आ रहा था एक्सटर्नल फोर्स। तो इस वाले केस में L से M तक फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, L से M तक, फिर M से L तक आएंगे तो यही कंडीशन है, सेम टू सेम ये वाली कंडीशन है, ये वाली, और इस कंडीशन में तो फोर्स कितना है, 0 है, तो M to L भी फिर फोर्स अगेन 0 है, ये वाला फोर्स। फिर चले गए हम यहां से यहां तक, तो एक बात बताओ, यहां से जब लौट के आ रहे थे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा था, पॉजिटिव। अभी समझाया था क्यों, यहां से यहां तक इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव था, लौट के आ रहे थे तो पॉजिटिव था। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव तो करंट, इंड्यूस्ड करंट भी पॉजिटिव, और इंड्यूस्ड करंट पॉजिटिव, अगर I पॉजिटिव रखेंगे तो FM भी पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसीलिए FM भी पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ये FM पॉजिटिव लौट के आने वाली कंडीशन में कितनी वैल्यू होगी इसकी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे होगी प्लस के V स्क्वायर B स्क्वायर L ओवर R, L का स्क्वायर है ना, इतना ही तो फोर्स लग रहा है। ये पॉजिटिव क्यों होगा, समझ में आया? ये एक्सटर्नल फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ। एक और लास्ट रह गया है पावर और डिस्टेंस के बीच ग्राफ। तो देखो फिर बना लेते हैं हम ये ऐसे, ये x है आपका, ये k वाली पोजीशन है, ये L वाली, ये M वाली, और ये फिर दोबारा से कौन लौटेगी, L, और फिर लौटेगा k। ये पावर है, डिसिपेटेड पावर। इसको देखें तो वो पावर का एक्सप्रेशन ये लिख रहा है, ये लिखा। लेकिन एक बार बताओ, यहाँ I का क्या है, स्क्वायर है ना, और ये किस केस में समझ में आ रहा है, और ये किस केस में समझ में आ रहा है, ये लेस देन वाले केस में है, इस वाले केस में, और ये वाला केस था, याद है? तो पावर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि I चाहे पॉजिटिव 0 हो, सॉरी I पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो पावर तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो पावर, डिसिपेटेड पावर कहां तक, यहां से यहां तक, इस वाले केस में इतनी है, और इस वाले केस में ये है भाई। I की वैल्यू, इस वाले केस में I की वैल्यू कितनी है, 0, तो I 0 रखेंगे तो पावर ये आएगी, और इस वाले केस में I की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से यहां तक देखेंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगी, K से L तक, K सिचुएशन से L सिचुएशन तक पावर पॉजिटिव रहेगी। कितनी रहेगी समझ में आ रहा है, इतनी रहेगी। तो यहां लिखना पड़ेगा V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर ओवर R। पहले वाली गलती में V का स्क्वायर नहीं था, फोर्स में V का स्क्वायर नहीं था, भाई गलती हो सकती है, V का स्क्वायर नहीं लिखेंगे फोर्स वाले में, ठीक है? V का स्क्वायर L स्क्वायर और नीचे R, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं करेंगे,
इसमें पावर वाले में वेलोसिटी का स्क्वायर, गलती हो सकती है पीछे वाले में, सही कर लेना उसे, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव होगा ये। लेकिन जैसे ही हम इस वाले आगे x बराबर b से ही, दैट मींस l वाली पोजीशन से m वाली पोजीशन की तरफ चलेंगे तो कंडीशन बन जाएगी ये वाली, और इस वाली कंडीशन में करंट जीरो है तो पावर भी जीरो होगी। तो पावर जीरो, यहां तक पावर जीरो, ये लाइन डार्क कर देंगे। m से l लौट के आएंगे तब भी ये कंडीशन आएगी, तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा ऐसे। लेकिन जब l से k जाएंगे ना, तब भी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। देखो l से k जाते हैं या k से l जाते हैं, दोनों कंडीशन में आपका इंड्यूज करंट तो नेगेटिव जो जैसे भी है, आई का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं ना आई का, तो पॉजिटिव ही रहेगा इंड्यूज पावर, तो इसीलिए ये पावर पॉजिटिव में रहेगा। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा भाई इसका, ये वाला। कुछ समझ में आया आपको? ये पावर का ग्राफ बना दिया हमने, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, पर समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।